गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड क्लास में ऑक्सफोर्ड क्लासेज में बायोलॉजी सीखने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है पर्यावरण। पर्यावरण पर्यावरण से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण में 4 भाग में हम लोग बांट कर सीखते हैं। पर्यावरण को समझने के लिए हम लोग पर्यावरण को 4 भागों में बांट देते हैं ताकि सीखने में आसानी होगी। पहला भाग जो है यह निम्नीकरण से संबंधित है। निम्नीकरण। अब निम्नीकरण में 2 तरह से सीख सकते हैं, जैव और अजैव निम्नीकरण। दूसरा पोर्शन जो है ये पारितंत्र से संबंधित है। पारितंत्र। और तीसरा जो भाग हम लोग को सीखना है वह आहार से संबंधित है, अर्थात आहार जाल और आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला और आहार जाल से संबंधित है। पहला निम्नीकरण, तो निम्नीकरण में आ गया जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण, उसके बाद पारितंत्र और उसके बाद आहार जाल या आहार श्रृंखला और लास्ट में ओजोन। यही हम लोगों को पर्यावरण में पढ़ना है। तो पर्यावरण को समझने के लिए हम लोग भली भांति इसको स्पष्ट रूप से याद रखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पर्यावरण को 4 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग निम्नीकरण से संबंधित है, दूसरा भाग पारितंत्र से संबंधित है, तीसरा भाग आहार जाल या आहार श्रृंखला से संबंधित है और चौथा भाग ओजोन से संबंधित है। आइए एक एक करके हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। जैव निम्नीकरण ये पदार्थ को कहते हैं, अर्थात जैव निम्नीकरण ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो अपघटित हो जाते हैं जीवों के द्वारा। मतलब वैसे पदार्थ जो अपघटित हो जाते हैं जैविक कारकों से या जीवों के द्वारा, उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं। और उल्टा में आ जाएंगे हम लोग अजैव निम्नीकरण, अर्थात अजैव निम्नीकरण वैसे पदार्थ को कहेंगे जो जैविक कारक द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक वगैरह आ जाते हैं, प्लास्टिक ये अपघटित नहीं होते हैं। तो निम्नीकरण में हम लोग 2 भाग सीखे, जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। जैव निम्नीकरण वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जैविक कारक द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आलू हो गया, टमाटर हो गया, सब्जी हो गया, ये सब जो पदार्थ होते हैं वे सड़ जाते हैं या अपघटित हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे प्लास्टिक हो गए, ये क्या होते हैं, अपघटित नहीं होते हैं जैविक कारक द्वारा। जैविक कारक का मतलब जीव द्वारा, जैसे बैक्टीरिया हो गए, नहीं फंजाई कवक हो गए, इनके द्वारा ये क्या होंगे, अपघटित नहीं होंगे, नहीं टूटेंगे। क्लियर, समझ में आ गया हो गया निम्नीकरण। आगे हम लोग सीखते हैं पारितंत्र। पारितंत्र को समझने के लिए 3 शब्दों को समझना आवश्यक है। पहला क्षेत्र।
क्षेत्र, जब भी पारितंत्र को हम लोग परिभाषित करते हैं तो एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। और दूसरा कारक, कारक में आप लिख सकते हैं जैविक कारक और अजैविक कारक, अजैविक कारक। यानी पारितंत्र वैसे क्षेत्र को कहते हैं जिसमें जैविक कारक भी उपस्थित होते हैं और अजैविक कारक भी उपस्थित होते हैं। जैसे इस पारितंत्र को समझने के लिए एक हम लोग बगीचा का उदाहरण लेते हैं, बगीचा से समझते हैं। बगीचा जो होता है एक पारितंत्र होता है। मान लेते हैं ये बगीचा हो गया, तो इस बगीचा में ये मान लेते हैं जमीन का टुकड़ा हो गया, कुछ पेड़ पौधे हो गए, कुछ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, कुछ मेढक वगैरह हो गया, कुछ मिट्टी हो गई, कुछ जल हो गया। नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं कि बारिश हो रही है या इधर से तेज धूप पड़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एक क्षेत्र हम ले लिए, फिक्स कर लिए, इसी क्षेत्र में हम पारितंत्र को परिभाषित कर रहे हैं। और जैविक कारक के अंतर्गत इसमें जीव वाले कारक आएंगे, जैसे पेड़ पौधे आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पेड़ पौधे आ जाएंगे, पौधे आ जाएंगे, बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा। और अजैविक कारक में आ जाएंगे, जैसे तापमान आ गया, ताप आ गया, ह्यूमिडिटी आ गया, नहीं, जलवाष्प आ गया, पानी आ गया, जल आ गया, या मृदा आ गई, मिट्टी, मिट्टी मृदा, ये सब क्या है? अजैविक कारक। जैसे प्रेशर आ गया, प्रेशर मतलब दाब, जिसको आप लोग कहते हैं। तो ये बगीचा एक पारितंत्र हो गया, तालाब एक पारितंत्र हो गया, पोखरा एक पारितंत्र हो गया, फील्ड एक पारितंत्र हो गया, जंगल एक पारितंत्र हो गया। इस तरह से उम्मीद करते हैं पारितंत्र आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी पारितंत्र को जब भी हम लोग परिभाषित करेंगे तो इनमें 3 शब्दों की मदद से परिभाषित करेंगे। मतलब एक ये क्षेत्र होगा। अब कैसा क्षेत्र होगा? जिसमें जैविक कारक उपस्थित होंगे, जैसे पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, जीव, समझिए, उपस्थित रहेंगे। दूसरा अजैविक कारक भी उपस्थित रहेंगे और इनके बीच क्रिया प्रतिक्रिया होगा, अन्योन्य क्रिया होगा। जैसे इसमें मृदा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, जल हो गया, ये सब जैविक कारक नहीं है, इसमें जीव नहीं है, मतलब निर्जीव है। तो निर्जीव कारक भी उपस्थित होंगे और जीव वाले कारक भी उपस्थित रहेंगे। तीनों को मिलाकर हम लोग पारितंत्र कहेंगे। जैसे हो गया बगीचा हो गया, वन हो गया, तालाब हो गया, पोखरा हो गया, ये सब उदाहरण आते हैं पारितंत्र। और जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जैसे वन हो गया, उसको हम लोग प्राकृतिक पारितंत्र कहते हैं। जो मनुष्य बनाता है, जैसे बगीचा हो गया, पोखरा हो गया, ये सब को हम लोग कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलते हैं, जो सबसे इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है, समझने वाला है, वह है आहार जाल और आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला और आहार जाल में थोड़ा सा अंतर होता है। आइए हम लोग दोनों शब्दों को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आहार श्रृंखला, उसके बाद सीखेंगे आहार जाल। आइए देखते हैं आहार श्रृंखला को। आहार श्रृंखला, श्रृंखला, आहार श्रृंखला को समझने के लिए एक पिरामिड जैसी हम लोग संरचना बनाते हैं। जैसे ये पिरामिड हो गया, त्रिभुज के आकार का, जिसको हम लोग कई भागों में बांट देते हैं। जैसे 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं
जीवों के समूह को सजाते हैं। ध्यान देंगे आप, किसको सजाते हैं? जीवों के समूह को सजाते हैं। यानी जीव का समूह आप लेंगे पहला, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और एक स्तर लेंगे हम इसमें, पहला शब्द याद रखेंगे, जीव का समूह लेंगे, दूसरा हम लोग स्तर लेंगे। जैसे ये स्तर हो गया, ये स्तर हो गया, ये स्तर हो गया, ये स्तर हो गया। तो एक हम लोग इसमें स्तर लेंगे, जिसको हम लोग पोषी स्तर भी कहते हैं। भोजन के आधार पर हम लोग सजाते हैं। तो ये दूसरा हो गया पोषी स्तर। यानी हम जीवों के समूह को भोजन के आधार पर, आहार के आधार पर पोषी स्तर में सजा देते हैं या स्तर में सजा देते हैं, उसको हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। अब आइए इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम वैसे जीवों को रख रहे हैं जो सबसे पहले भोजन को उत्पादित करते हैं या जो भोजन बनाने के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, जिसको हम लोग स्वपोषी भी कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गए, बीज या ब्लू ग्रीन अलगी, नीलहरित शैवाल, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी, या कह सकते हैं स्वपोषी कह सकते हैं, और इसको विषम पोषी कहेंगे। अब ये पोषी स्तर पर हम लोग यदि सजाएं तो इसको हम लोग कहेंगे प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर, इसको हम लोग कहेंगे द्वितीय पोषी स्तर, इसको हम लोग कहेंगे तृतीय पोषी स्तर, इसको हम लोग कहेंगे चतुर्थ या चौथा पोषी स्तर। अब देखिए, प्रथम पोषी स्तर में हम लोग उत्पादक को लेते हैं, ये ध्यान देना होगा। किसको लेते हैं? उत्पादक को लेते हैं। उत्पादक को हम लोग प्रथम पोषी स्तर कहते हैं। और उपभोक्ता को खूब आप ध्यान देंगे यहाँ, उपभोक्ता, शायद आप लोग उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर समझ रहे होंगे। उत्पादक उसको कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए। और जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे बकरी हो गया, नहीं, गाय हो गई, तो जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या दूसरे के बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं, उसको हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अर्थात उत्पादक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं और उपभोक्ता वैसे जीवों के समूह को कहते हैं जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो उत्पादक को हम लोग प्रथम पोषी स्तर भी कहते हैं। और उपभोक्ता दो तरह के होते हैं, प्रथम उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता, ये ध्यान देंगे। उपभोक्ता को, जो प्रथम उपभोक्ता है, इसमें शाकाहारी जीव आते हैं, खूब ध्यान देंगे, शाकाहारी। और द्वितीय उपभोक्ता में मांसाहारी आते हैं, मांसाहारी। यानी प्रथम उपभोक्ता को हम लोग कहते हैं द्वितीय पोषी स्तर। इसको क्या कहेंगे? प्रथम उपभोक्ता को कहेंगे द्वितीय पोषी स्तर और द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय पोषी स्तर कहेंगे। नहीं, समझ में आ गया? प्रथम पोषी स्तर, यहाँ इसको ध्यान से समझिए। प्रथम, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय इसी तरह से पोषी स्तर, इसको समझते हैं।
प्रथम पोषी स्तर में क्या आएंगे? प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक आएंगे। क्या आएंगे इसमें? उत्पादक। और द्वितीय पोषी स्तर में क्या आएंगे? प्रथम उपभोक्ता। इसमें आएंगे प्रथम उपभोक्ता, या इसको आप शाकाहारी कहेंगे, शाकाहारी कहेंगे। और तृतीय पोषी स्तर में क्या आएंगे? द्वितीय उपभोक्ता, उपभोक्ता। इसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन होता है। प्रथम पोषी स्तर को उत्पादक कहते हैं, द्वितीय पोषी स्तर, यहाँ द्वितीय हो गया, यहाँ प्रथम हो गया। इसीलिए यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछे जाते हैं कि प्रथम उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, दोनों इस तरह से। तो प्रथम उपभोक्ता शाकाहारी होता है और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी होता है। प्रथम उपभोक्ता दूसरा पोषी स्तर में होता है क्योंकि इस पर निर्भर है, और द्वितीय उपभोक्ता तीसरा पोषी स्तर होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पोषी स्तर के बारे में समझ गए होंगे। तो पोषी स्तर किसके आधार पर सजाते हैं हम लोग? जीवों के जो भोजन करने का तरीका है, मतलब आहार के आधार पर हम लोग पोषी स्तर को सजाते हैं। तो आहार के आधार पर जीवों के समूह को वैसा स्तर जो सजाते हैं हम लोग, उसको आहार श्रृंखला कहते हैं। देखिए श्रृंखला बन गया ना इस तरह से कि उत्पादक पर निर्भर रहा प्रथम पोषी स्तर कहेंगे, उस पर निर्भर रहा द्वितीय पोषी स्तर, उस पर निर्भर रहा तृतीय पोषी स्तर, उस पर निर्भर रहा चतुर्थ पोषी स्तर। मतलब प्रथम पोषी स्तर पर निर्भर रहा दूसरा पर तीसरा पर चौथा, इस तरह से। और पोषी स्तर में यहाँ देखेंगे कि ये कम होते जाता है। प्रथम पोषी स्तर उत्पादक को कहते हैं, दूसरा पोषी स्तर प्रथम उपभोक्ता को कहते हैं, तीसरा पोषी स्तर दूसरा उपभोक्ता को कहते हैं। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम पोषी स्तर में क्या आ जाएंगे? हरे पौधे आ जाएंगे, हरे पौधे आ जाएंगे, या बीजीय ब्लू ग्रीन अलगी, जिसको कहते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल। ये भोजन अपना स्वयं बना लेता है, नील हरित शैवाल ये शैवाल होता है। तो ये शैवाल और हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, इसीलिए ये उत्पादक है, अर्थात प्रथम पोषी स्तर है। तो कभी कभी पूछ देता है कि नील हरित शैवाल या हरे पौधे किस तरह के पोषी स्तर है, तो क्या हो जाएंगे? प्रथम पोषी स्तर। और शाकाहारी किस में आ जाते हैं? तो दूसरा पोषी स्तर। मांसाहारी किस में आ जाते हैं? तीसरा पोषी स्तर। यानी आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है, मतलब जीवों की समूह है जो स्तर के रूप में सजाते हैं, किस आधार पर? भोजन के आधार पर। यानी भोजन के आधार पर, आहार के आधार पर जीवों के समूह को पोषी स्तर के रूप में सजाने की प्रक्रिया को आहार श्रृंखला कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आहार श्रृंखला भली भांति समझ गए होंगे। देखिए ये आहार श्रृंखला जो होता है, ये यहाँ पर जीवों की संख्या बहुत अधिक है, उससे कम जीवों की संख्या यहाँ है, उससे कम जीवों की संख्या यहाँ है, उससे कम जीवों की संख्या यहाँ है, और जीवों की संख्या यहाँ पर शून्य हो गई। यानी जीवों की संख्या ऊपर जाने पर क्या होता है?
कि धीरे धीरे घटते जाता है। मतलब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जीवों की संख्या किनकी है? तो हरे पेड़ पौधे और नीलहरित शैवाल की। उसके बाद शाकाहारी की संख्या है, उसके बाद मांसाहारी की संख्या। इस तरह से ये संख्या धीरे धीरे कम होते जाती है। इसलिए आहार श्रृंखला जो है ऊपर की ओर जाते जाते पतला होते जाता है और इस संरचना जैसी बन जाती है जिसको हम लोग पिरामिड कहते हैं, यानी आहार श्रृंखला पिरामिडल होती है। तो कभी कभी मैट्रिकुलेशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आहार श्रृंखला पिरामिडल क्यों होता है या पिरामिड जैसी संरचना क्यों होती है, मतलब ऐसी संरचना क्यों होती है। तो ऐसी संरचना होने का मतलब इधर जीवों की संख्या अधिक, यहाँ कम 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 होते होते जीरो नहीं। तो यहाँ पर क्या होती है, जीवों की संख्या अधिक कम 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 होते 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 यहाँ पर जीरो हो गई। तो ये क्या हो गई कि पोषी स्तर को हम लोग आहार के आधार पर जीवों के समूह को सजा दिए और ऊपर की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या घटते जाती है। क्या होती है? घटना, मतलब घटती है। जीवों की संख्या ऊपर बढ़ने पर घटती है, इसीलिए ऊर्जा भी ऊपर की ओर जाएंगे तो ये भी धीरे धीरे घटते जाती है। मतलब जीव की संख्या घटेगी तो ऊर्जा की संख्या भी घटेगी। इसीलिए ऊपर जाते जाते जीव की संख्या और ऊर्जा जीरो हो जाती है, इसीलिए इसकी संरचना पिरामिडल हो जाती है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आहार श्रृंखला पिरामिडल क्यों होती है। मतलब जीव की संख्या यहाँ पर जीरो हो जाती है या एनर्जी यहाँ सबसे ज्यादा कम 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 कम, यहाँ जीरो। ये एनर्जी जो है वो 10% के हिसाब से घटता है। 10% समझते हैं? मान लेते हैं सूरज से सबसे पहले एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये मान लेते हैं सूरज हो गया, नहीं सन हो गया, इससे ऊर्जा आ रही है और इससे जितनी ऊर्जा आती है मान लेते हैं कि 100 यूनिट ऊर्जा सूरज से प्राप्त हो रही है, प्रकाश ऊर्जा। तो उस 100 ऊर्जा को 1% ऊर्जा हरे पेड़ पौधे या नीलहरित शैवाल या कहीं उत्पादक या प्रथम पोषी स्तर केवल 1% ऊर्जा को ही जीव द्रव्यमान में या जीव मास में तब्दील कर पाते हैं, मतलब बदल पाते हैं। और ये 1% का 10% शाकाहारी में द्रव्यमान ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है शाकाहारी से, 10% उसका मांसाहारी में। इस तरह से ये जीव का जो है द्रव्यमान जो है, जैव द्रव्यमान इसको कह सकते हैं, ये घटते जाता है। जैव द्रव्यमान मतलब सूरज से 100 मिला तो इसमें 1%, इसका 10%, ये इस तरह से समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रथम पोषी स्तर में नील हरित शैवाल है या हरे पेड़ पौधे हैं। तो मान लेते हैं कि हरे पेड़ पौधे 100 केजी के वजन का है। हरे पेड़ पौधे मतलब जैव द्रव्यमान, जीव का द्रव्यमान कितना है? 100 केजी। किसका 100 केजी है? तो उत्पादक का, मतलब प्रथम पोषी स्तर का, मतलब हरे पेड़ पौधे का वजन कर रहे हैं या नीलहरित शैवाल का वजन कर रहे हैं, तो ये 100 केजी आ रहा है। और ये 100 केजी कैसे बना? तो सूर्य के जितना ऊर्जा है उसका 1% ये नहीं। अब इसका 10% हिस्सा किसमें जाएगा? द्वितीय पोषी स्तर में जाएगा, मतलब शाकाहारी में जाएगा। और शाकाहारी मतलब यदि यहाँ कोई हरे पेड़ पौधे हो गए, मान लेते हैं ये पौधा हो गया, इसका वजन 100 केजी है, इसको बकरी खा रही है। बकरी क्या है? शाकाहारी है। तो ये 100 केजी हरे पेड़ पौधे को बकरी खाई तो बकरी का वजन कितना बढ़ेगा? 10 केजी बढ़ेगा। मतलब 10 केजी का बकरी तैयार होगा। तो बकरी का वजन कितना हो गया? 10 केजी। तो 100 का 10% हो गया। अब 10 केजी बकरी को कोई मान लेते हैं बाघ खा गया, तो ये बाघ का वजन कितना बढ़ेगा? मात्र इसका 10%, मतलब 1 केजी। इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। मतलब
ये 2 जीरो लेंगे तो हो जाएगा 1000। 1000 ऊर्जा से ये 100 ऊर्जा बनेगा, 100 से ये 10 बनेगा बकरी में ऊर्जा, और 10 से 1 बनेगा बाघ में ऊर्जा। इसी को कहते हैं जैव द्रव्यमान का 10% का सिद्धांत। स्पष्ट है? आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसमें क्या होता है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इस आहार श्रृंखला में कभी कभी एक आहार श्रृंखला और आहार जाल में आपको अंतर बता दें। जब आहार श्रृंखला, ये देख रहे हैं आहार श्रृंखला हमेशा क्या हो रही है, आहार श्रृंखला सीधे जा रही है, मतलब घास यहाँ पर है, उसको बकरी खाएगी, बकरी को बाघ खाएगा, इस तरह से आगे बढ़ती जाती है। अब यदि मान लेते हैं कि बाघ को बकरी खा रही है और बाघ को सियार भी खा रहा है, तो बकरी को खाने वाला 2 हो गया, तो ये आहार श्रृंखला सीधी नहीं जाकर शाखान्वित हो गई, ब्रांच बन गया इसमें। मतलब इधर भी गया बाघ खा गया इसको, या इधर गया तो सियार खा गया, या इधर गया लोमड़ी खा गया, नहीं। तो इस तरह से यदि आहार श्रृंखला सीधी न होकर, आहार श्रृंखला सीधी न होकर यदि शाखित हो जाती है, मतलब ब्रांच में बन जाता है, तो इसी को हम लोग आहार जाल कहते हैं। तो आहार श्रृंखला हमेशा सीधी होती है और आहार जाल हमेशा उसी में से ब्रांच होकर बनता है, शाखान्वित होकर बनता है। यही अंतर है आहार श्रृंखला में और आहार जाल में। एक और चीज इसमें समझते हैं कि ये ऊर्जा जो है ये विपरीत नहीं होता है। जैसे हमेशा ये सूर्य से ऊर्जा बदलेगा, हरे पेड़ पौधे नीलहरित सवाल में, इसका ऊर्जा बदलेगा बकरी में, इसका ऊर्जा बदलेगा बाघ में। ऐसा नहीं होगा कि बाघ को बकरी खा जाएगी या बकरी को घास खा जाएगी, ये उल्टा नहीं होता है। इसीलिए ये एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि 100 केजी पेड़ पौधे हो और इसको खाकर 10 केजी बकरी तैयार हो गई, तो ये सब पेड़ पौधे 10 केजी बकरी को खाकर फिर इतना बना ले, ऐसा संभव नहीं है। 10 केजी बकरी को खाकर 1 केजी बाघ बना, ऐसा नहीं है 1 केजी बाघ को खाकर 10 केजी बकरी, क्योंकि बाघ को बकरी नहीं खाएगी, बकरी को घास नहीं खाएगा। मतलब ये ऊर्जा उल्टा नहीं चलेगा। तो ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला में या आहार जाल में एक दिशीय होता है, विपरीत दिशा में नहीं होता है। कभी कभी पूछा जाता है कि आहार जाल या आहार श्रृंखला 3-4 चरण तक जाते जाते समाप्त हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पर ऊर्जा सबसे ज्यादा है तो जीव ज्यादा, ऊर्जा थोड़ा कम जीव और कम, और ऊर्जा कम और जीव कम, और ऊर्जा कम और जीव कम, ऊर्जा 0 जीव 0। मतलब धीरे धीरे ऊपर बढ़ने पर 10% के हिसाब से ऊर्जा घटते जाता है, इसलिए 10% के हिसाब से जीवों की संख्या घटती जाती है और आगे आकर ये ऊर्जा 0 हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो वहाँ कोई जीव रहेगा ही नहीं, उसको ऊर्जा मिलेगी नहीं, भोजन मिलेगी ही नहीं। इसलिए आहार श्रृंखला, आहार जाल 3-4 चरण जाते जाते समाप्त हो जाता है। क्लियर हुआ? एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, उसको समझते हैं। इसमें पूछे जाते हैं कि मान लेते हैं किसी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है, यदि आहार जाल में कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ प्रविष्ट कर जाए, यदि कोई हानिकारक, कैसा हानिकारक, कैसा पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ प्रवेश करता है, किसमें, आहार जाल में या आहार श्रृंखला में। तो ये शब्द याद रखेंगे कि आहार श्रृंखला में किसी कारणवश, चाहे मनुष्य मिलाए या प्रकृति से हो या किसी तरह से हो, जैसे रसायन का प्रयोग करे, जल में मिल गया, पौधे जड़ से अवशोषित कर लिए, तो एक कारण हो गया रसायन का मिलने का, पौधों में जाने का। तो किसी कारणवश, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो किसी कारणवश यदि हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं,
तो ये धीरे धीरे ये उत्पादक में जाएंगे, तो उत्पादक के शरीर में ये हानिकारक पदार्थ अजैव होते हैं, निम्नीकरण होते हैं, तो ये टूटते नहीं हैं, इसलिए यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, ऊपर जाते हैं और धीरे धीरे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर हरे पेड़ पौधे हैं, तो हरे पेड़ पौधों को खाने वाला बकरी है, बकरी को खाने वाला बाघ है, तो जो सबसे ऊपर स्तर पर होगा उनमें ये धीरे धीरे रसायन संचित होते जाएगा और उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो इसी बढ़ने वाली मात्रा को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। जैव मतलब जीव, आवर्धन मतलब बढ़ना। तो जैव आवर्धन रासायनिक हानिकारक पदार्थों का किसी कारणवश आहार जाल में या आहार श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद पोषी स्तर में ऊपर की ओर बढ़ने पर रासायनिक हानिकारक पदार्थ जीवों के शरीर में धीरे धीरे बढ़ते जाता है। इसी प्रक्रिया को जैव आवर्धन की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जैव आवर्धन एक ऐसी प्रक्रिया है, किससे जुड़ी हुई प्रक्रिया है? आहार श्रृंखला से या आहार जाल से, जिसमें किसी कारणवश हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में या आहार जाल में प्रवेश करता है और जीवों में इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैव आवर्धन। जैव आवर्धन इंग्लिश में आप लोग आवर्धन का पढ़ ही लिया, मैग्निफिकेशन कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लास आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।